वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हमारी डेट है 24 फरवरी। देखते ही देखते ये फरवरी का महीना भी अब ओवर होने वाला है। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप सभी लोग वीकली करंट अफेयर्स को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि मेन जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं काफी सारे आपको वीकली करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे। मतलब काफी हद तक आपके जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं ये वाले सारे, ये मैंने मतलब वीकली करंट अफेयर्स में भी कवर अप करवाए हैं। आप अगर आप वो भी फॉलो करते हो तो भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आप चाहो तो अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए वीकली करंट अफेयर्स को भी बढ़िया तरीके से फॉलो कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको वहां पे भी मिलेंगे। मतलब ये है कि आप डेली कर रहे हो तो वो तो आपको फायदा देगा ही देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर वीकली वाले भी आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों का, अगर आपको लगता है कि हमें भाई पीडीएफ से पढ़ाई करनी है, तो आपके सामने ये दिए गए नंबर्स हैं, इस पे आप कॉल करोगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। उससे आप पेड ग्रुप ज्वाइन करके अपनी पीडीएफ ऑब्टेन कर सकते हो। वही आपको डेली अपडेट्स चाहिए तो देखो, मैं तो यही कहूंगी आप लोगों को कि एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, ज्वाइन कर लो। उससे आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगी, फ्री में करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, है ना, कोई इशू ही नहीं आएगा। आपको आराम से तसल्ली से पढ़ने को मिल रहा है। आप लोग बस अपनी पढ़ाई करिए, पढ़ाई जारी रखिए अपनी बढ़िया तरीके से। अब आते हैं हम लोगों के, ये है इम्पोर्टेंट 5 आर्टिकल्स, जिसमें सबसे पहला है इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी के ऊपर। दूसरा है हमारा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए जिसको हम कहते हैं। फिर है डेटा एक्सक्लूसिविटी डिलेमा। फिर है लक्षद्वीप, जो कि अब एक लॉजिस्टिक्स हब बनने जा रहा है धीरे धीरे करके, वो भी आगे आएगा। फिर जूट इंडस्ट्री के ऊपर पढ़ेंगे, जूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए रिस्पेक्ट में काफी जरूरी हो जाएगा एग्जाम के लिए। फर्स्ट आर्टिकल देख लो भाई, इंडिया की इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी के ऊपर। क्योंकि देखो यार, आज के टाइम पे जो जो सिक्योरिटी के मामले चल रहे हैं, अगर हम पूरे सिक्योरिटी के मामलों को ओवरटेक मतलब देखें अगर, तो बहुत जरूरी है कि इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी हो यहाँ पर। आप रीड करो, मैं आपको मतलब जो लिखा है वैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप रीड भी कर सकते हो, आप समझ रहे हो तो वो मेरी बात भी समझ सकते हो। इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी जो शब्द है ना, उसका मतलब ही यही होता है कि हम लोग अपनी शेयरिंग करें इंफॉर्मेशन को, सिक्योरिटी एजेंसीज जो होती हैं वो आपस में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें, उसे ही हम कहते हैं इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी। ठीक है, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है ये, क्योंकि आज की जरूरत है ये, एक तरीके से ये नीड हो गई है। हमारा डिप्लोमेटिक काफी बढ़ता जा रहा है, डिप्लोमेसी को कॉन्ट्रैक्ट तरीके से अब आगे तक फॉरवर्ड करने के लिए ये जरूरत है कि हम लोग इंटेलिजेंस को भी समझे। जैसे अब होता है ना रायसीना डायलॉग, जैसे पहले क्या होता था, असल में जो ये डायलॉग वाला सिस्टम है शुरुआत हुआ था सिंगापुर ने शुरुआत की थी इसकी सबसे पहली बार। सिंगापुर जो है शंग्री ला डायलॉग के नाम से उसने ये स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसी की देखा देखी इंडिया में रायसीना डायलॉग भी स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये अब दिल्ली में होते हैं, हर साल इसको इनवाइट किया जाता है, हमारे किसी भी लीडर को इनवाइट करके ये पूरा एक रायसीना डायलॉग कंडक्ट होता है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री होस्ट करवाती है। तो ये क्या होता है इसमें, इसमें भी आकर के इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करना, ठीक है, एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना। जैसे इंडिया भी यहाँ पर अभी हमारी चल रही है ना एक्सरसाइज मिलान, जो कि सबसे बड़ी इंडिया की नेवल एक्सरसाइज है, जो कि अभी चल रही है। तो ऐसी एक्सरसाइजेस रन कर रही हैं, ऐसी एक्सरसाइजेस रन कर रही हैं अगर, तो इससे फायदा ना इंडिया को ही होगा, ग्लोबली रेपुटेशन बढ़ेगी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाम में इंडिया का काफी ज्यादा नाम बढ़ेगा। और आज के टाइम पे इंटेलिजेंस एजेंसीज काफी ज्यादा वर्क भी कर रही हैं, जैसे कि इंटरनेशनल टेररिज्म बढ़ रहा है तो उसके लिए काम जो है वो कर रही है। ठीक है, तो इसी को ही इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी के नाम से भी जाना जाता है, इसी को ही इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को शेयर करने को ही इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। और इंडिया की इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी आज के टाइम पे काफी बढ़ गई। ठीक है, हम हमारी जो जितनी भी हमारी सेम माइंडेड कंट्रीज हैं, लाइक माइंडेड कंट्री जिसको हम कहते हैं, उनके साथ हमारे रिलेशंस इनके मामले में काफी इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, शेयर करना इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस तरीके से ग्रांट करना, इनके मामले में काफी इंक्रीज भी हुए हैं। दिल्ली की डिप्लोमेसी यहाँ पे चलती है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं,
इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी, जब आप सिक्योरिटी चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए इंटेलिजेंस एजेंसी के वर्क को भी जो है वो देखते हो, और इसमें ये भी देखा जाता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जितनी भी हैं हमारी, उनका किस तरीके से काम है, कैसे वो सिक्योरिटी इश्यूज को टैकल कर रही हैं आपस में, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी। तो छोटा सा आर्टिकल था इसी के ऊपर। तो फर्स्ट आर्टिकल हमारा ये कंप्लीट होता है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मतलब कि जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए ये वाला हमारा एक्ट जो है वो बनाया गया है। अब ये वाला एक्ट आज के टाइम पे काफी ज्यादा न्यूज में रह रहा है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर काफी बातें करी है, बेल मिलने के ऊपर काफी सारे पॉइंट्स पर डिस्कशंस हुई थी। इसलिए ये वाला एक्ट जो है अभी काफी न्यूज में भी आ गया था, हाईलाइट हो गया था ये वाला एक्ट काफी। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी बेलिंग के ऊपर काफी बात की, मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में भी आपको। तो उसी से जुड़ा हुआ है ये थोड़ा सा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में जो है 3 न्यायाधीशों की न्यायपीठ बैठी थी। उन्होंने जमानत दे दी थी कि भाई एक, क्योंकि एक व्यक्ति अच्छा खासा टाइम पीरियड अगर गुजार चुका है अपना इसी में कारावास में, अगर वो इम्प्रिजनमेंट में गुजार चुका है, तब उसको यहाँ पर जो है वो यूएपीए के तहत ही यहाँ पर आजादी दे दी गई थी बाय सुप्रीम कोर्ट। जुलाई 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था जिसका नाम है वर्नोर गोंजावलिस वर्सेस महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस केस में भी जब ये केस फाइल हुआ था और ये केस आया था जब, तब वहां पे भी यही बोला गया था कि भाई प्रथम दृष्टया सत्य प्राइमे फेसिया जो यहाँ पर होगा, उसी हिसाब से जो है यहाँ पर भी सजा अलाउड कर दी गई थी। तो इस तरीके से है यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज जितनी भी भारत में होती है उसकी प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया एक एक्ट है। और ये वाला जो हमारा एक्ट है, ये एक्ट हमें प्रिवेंट करता है जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज होती हैं उसके अगेंस्ट, ये हमें प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है कि भारत में अनलॉफुल एक्टिविटीज को पूरी तरीके से रोक लगा देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब जमानत की गुंजाइश जो है उसमें थोड़ी कमी कर दी है यहाँ पर। उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल हम लोग अभी, वैसे हमने कल की क्लास में कवर कर लिया था इसको, बट अभी फिर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वटाली रूलिंग के बाद भी यहाँ पर जो है, वटाली जब मामले में भी निर्णय दे दिया गया था उसके बाद भी यहाँ पर हाई प्रोफाइल केसेस काफी सारे आए थे। तो वही है, इसके अंदर फैक्ट्स वगैरह इसके देख लेते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहला है इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो एक रूलिंग आई थी जहूर अहमद शाह वटाली वर्सेस एनआईए, वो यहाँ पर जो है यूएपीए के अंतर्गत जमानत सिर्फ इसी रूप में दे दिया गया था, क्योंकि उस पर्सन का यहाँ पर जो है एक तरीके से आप यूं कह लीजिए बोला गया था कि भाई उसकी जो भी वहां पर वो अपने पेश कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है वहां पर जो भी अपने, आप कहते हो ना कि जैसे हम एक अपनी फेस वैल्यू का प्रस्तुत कर रहा है, उसी के बेस पे उसको यहाँ पे मिलना चाहिए। वही पॉइंट यहाँ पे दिया गया है इसके ऊपर भी। तो ये एक केस है, ये भी केसेस वगैरह के नाम हमसे पूछे जा सकते, तो आप केसेस वगैरह के नाम पढ़ लीजिए, केसेस के नाम हमसे इसमें एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है भाई, तो यूएपीए एक्ट है ये वाला, जो कि एंटी टेररिज्म एक्ट है, टेररिज्म के अगेंस्ट ये एक्ट हमारे इंडिया में बनाया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टेररिज्म को प्रिवेंट करना इंडिया में। और साथ ही साथ इसमें काफी बार चेंजेस भी आए, 2019 में आया, इसको क्रिटिसाइज भी कई बार किया गया कि भाई ये इस तरीके से एक्ट है, इसमें कि चेंजेस वगैरह भी काफी इसमें किए गए। तो ये था हमारा सेकंड आर्टिकल, इसको भी आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए, सेकंड आर्टिकल भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, ये मेन चीजें थी जो आपको इसमें पढ़ के जानी है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी के आगे थर्ड आर्टिकल में, डेटा एक्सक्लूसिविटी डिलेमा। जो है भारत में आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, तो वर्तमान में भारत जो है यहाँ पर, वहां पर मुक्त व्यापार संघ जिसे हम कहते हैं फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है वो काफी बढ़ रहे हैं हमारे, किसके साथ? यूरोप के साथ। ठीक है, तो अगर यूरोप के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अब डेटा के बारे में बात करूं मैं, तो डेटा एक्सक्लूसिविटी का मतलब होता है डेटा विशिष्टता, मतलब कि दवा के परीक्षण और विकास के दौरान उत्पन्न कोई भी वहां पर जो डेटा आता है वो 6 वर्षों का प्रतिबंध उस पर लगाया जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर।
मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो किसी भी उत्पाद की प्रतिकृति बनाने के इच्छुक निर्माताओं को या तो अपने स्वयं का डेटा तैयार करने में निवेश करना होगा जो महंगा हो सकता है, या भारत में अपने संस्करण को बेचने के लिए पंजीकरण की मांग से पहले प्रतीक्षा अवधि के सामने यहाँ पर आना होगा। तो वही है कि इसकी वजह से इंडिया की जेनेरिक ड्रग जो इंडस्ट्री है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और भारत ने जो है पिछले कुछ वर्षों में महंगी दवाओं को किफायती संस्करण काफी सारे बनाए हैं, स्वयं भी एक व्यापक वैश्विक आपूर्तिकर्ता बन गया है भारत। इसके अंतर्गत डेटा विशिष्टता खंड को सम्मिलित करने के उद्योग बाधित होने की संभावना काफी बढ़ती जा रही है, जिससे यहाँ पर सरकार ने, भारत ने डेटा विशिष्टता जो होती है ना उसकी चीज को यहाँ पर ठुकरा दिया है। और इंटरनेशनल प्रेशर भी इससे काफी बना है, यूरोपियन यूनियन और ईएफसी ने काफी इसके ऊपर प्रेशर भी बनाया है इस चीज पर ही। ठीक है भाई, तो इंडिया की जेनेरिक ड्रग इंडस्ट्री के बारे में था ये। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को और बढ़ावा देने के लिए भी स्टेप्स लिए। 120 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचेंगी हमारी इंडस्ट्री ये वाली पूरी। और आगे चल के इसमें रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और जितनी भी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है ये आगे चल के और ग्रो भी होंगी आगे आने वाले टाइम में। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्टार्ट करी ताकि हर व्यक्ति को यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइसेस पे जो है वो मेडिसिन उपलब्ध करवाई जा सके। तो ये कुछ स्टेप्स हैं ताकि हमारे लोगों की जो एक ये स्टेप है ना, जैसे कि हम जिसको कहते हैं कि सब लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस पे दवाइयां मिलनी चाहिए, वो सबको यहाँ पर मिल सकता है। और इसी से ही इन्हीं सब चीजों को स्टेप्स को करके ही भारत जो फार्मास्यूटिकल्स का पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें ग्लोबल लीडर भी बन सकता है। राइट एवरीवन। ऐसे ही हमारा फोर्थ आर्टिकल लक्षद्वीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग जानते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप हमारे इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है और अभी ये मॉलडीव वर्सेस लक्षद्वीप की वजह से काफी बड़ी कंट्रोवर्सीज में फंसा हुआ था। तो लक्षद्वीप जो है यहाँ पर वो एक हब है, अब आज के टाइम में, आज के समय में आगे होने वाला है, लॉजिस्टिक्स के मामले में हब बन सकता है। वहां पर टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ाया जा रहा है सरकार द्वारा। ठीक है, वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं। टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ेगा तो लॉजिस्टिक्स भी वहां पर इंक्रीज किए जाएंगे, फिलहाल नहीं हुए हैं पर आगे आने वाले समय में ये सारी चीजें बढ़ने के पूरे चांसेस है। लक्षद्वीप जो है वो इंटरनेशनल अटेंशन काफी ज्यादा ले चुका है जब से प्रधानमंत्री हमारे जो हैं उन्होंने वहां की कोरल रीफ्स और बीचेस वगैरह पे काफी सारी चीजें दिखाई थी। ठीक है, तो तब से ये चीज काफी ज्यादा बढ़ती गई है। लक्षद्वीप के लिए सरकार वहां पर जो है वो और अलग अलग रिजॉर्ट और ऑप्टिकल फाइबर्स और वो सारी चीजें वहां पे स्टार्ट कर रही है, टूरिज्म फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इवन हमारा जो सागरमाला प्रोजेक्ट है उसमें भी यहाँ पर लक्षद्वीप के साथ जेट्टी बनाने का प्रोजेक्ट है, 65 करोड़ जिसके लिए अलॉट किए गए हैं। तो गवर्नमेंट इस पे काफी सारे स्टेप्स लेकर के अलग अलग कंपनीज के साथ भी यहाँ पर प्रमोट करी, जैसे कि एक ईजमाई ट्रैवल करके कंपनी है उसके साथ प्रमोट किया जा रहा है। तो स्टेप्स काफी सारे लिए जा रहे हैं ताकि लक्षद्वीप को एक बेटर अपॉर्चुनिटी में बनाया जा सके। आप देख सकते हो लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स है। लक्षद्वीप का खुद का एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है और वहां पर 36 आइलैंड्स है। उन 36 आइलैंड्स में से जो है वो आपस में सारे जुड़े हुए हैं, कोची, कोझिकोड, मैंगलुरु से काफी ज्यादा सब लोग लिंक्ड हैं। कर्नाटका का भी रीजन वहीं पे आता है। कई लोगों ने वहां पर जो है ये बोला है कि हम लोग टूरिस्ट फैसिलिटी के अलावा वहां पे कार्गो फैसिलिटी, कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ा सकते हैं। वहां पे एनिमल फीड की जो पूरा वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और वहां पर जो है रेस्ट्रिक्टेड एरिया हुआ करता था लक्षद्वीप, अब लक्षद्वीप का हम लोग वहां पे एंट्री भी परमिट करेंगे। साथ ही साथ वहां पे टूरिस्ट को आने देना, वहां पे वेसल्स को आने देना, लार्ज लार्ज बिल्डिंग्स बनाना, आइलैंड्स बिल्डअप करना, ताकि वहां की नेचुरल ब्यूटी भी बनी रहे और विन विन सिचुएशन हो जाए दोनों के लिए। तो इस तरीके से ये सेटअप जो है इको सेंसिटिव जोन ऑफ लक्षद्वीप में किया जाएगा और वहां का अपना एक एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है अगाटी एयरपोर्ट। बल्कि वहां पे 36 आइलैंड है जिसमें से एक तो डूबता ही जा रहा है जिसका नाम है पराली आइलैंड, वो तो अभी ऐसा कहा जा रहा है कि वो डूबता जा रहा है। तो लक्षद्वीप काफी जबरदस्त एक पोटेंशियल हब बन सकता है, लॉजिस्टिक्स का भी और टूरिस्ट का भी। और अब तो यहाँ पर टूरिस्ट पोटेंशियल ज्यादा बड़ा ही है, राइट, इन द अभी अभी के टाइम पे, और अपकमिंग ईयर्स में ये और ज्यादा इंक्रीज होगा। राइट, तो ये है आज के हमारे 4 आर्टिकल्स कंप्लीट। आज का हमारा लास्ट आर्टिकल रहेगा जूट इंडस्ट्री पे। जूट इंडस्ट्री जो है यहाँ पर अभी रिपोर्ट आई है एक्चुअली जिसका नाम है डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ जूट इंडस्ट्री, जिसमें ये बताया गया कि जो जूट इंडस्ट्री है उसका पोटेंशियल काफी इंक्रीज हो सकता है अपकमिंग टाइम में। एज यू ऑल नो, जिसको हम लोग जूट, जिसको हम लोग गोल्डन फाइबर कहते हैं, सबसे ज्यादा ये इंडिया में ग्रो किया जाता है पूरे वर्ल्ड में।
इंडिया में भी वेस्ट बंगाल सुंदरबंस के रीजन में, और सेकंड टॉप इसमें करता है बांग्लादेश। जूट जो है वो नेचुरल है, रिन्यूएबल है, बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है। इसकी वजह से इसकी पैकेजिंग सबसे सेफ कही जाती है और इंडिया की इकोनॉमी में प्रमोट भी करता है। और जूट बोर्ड भी बना हुआ जिसके हेडक्वार्टर्स हमारे वेस्ट बंगाल में ही है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जूट बनती है उसका 70% इंडिया में बनता है, जो कि 3.7 लाख वर्कर्स को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। और पूरे इंडिया में जितनी भी जूट बनती है उसका 70% वेस्ट बंगाल में बनता है। इंडिया ने जूट के एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा किया है पूरे वर्ल्ड का, और प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी इंडिया ही करता है। रॉ जूट को भी हो गया, लेकिन वही है कि जूट जब भी बनाई जाती है उसकी जो मिल्स होती है उसमें प्रोक्योर करना उसको, वो जो है उसकी खरीद बहुत बड़ी होती है, उच्च दर पे होती है। और कच्चे जूट को कीमतों पे खरीद मतलब महंगी कीमतों पे खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं लोग, रॉ मटेरियल काफी ज्यादा शॉर्टेज में रहता है। और जो ये मिल्स थी, ये सारी मिल्स ब्रिटिश एम्पायर के टाइम से लगी हुई हैं, और ये आज की टाइप की जो मिलें सारी पुरानी हो चुकी हैं। इसलिए यहाँ पर जूट को एक बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, और जो अपडेटेड मिल्स आ रही हैं बाकी कंट्री में उसके मुकाबले में इंडिया काफी पीछे हो जाता है। दूसरी बात, लेबर इश्यूज भी बहुत ज्यादा है, जैसे लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि स्ट्राइक है, लॉकआउट है, प्रोसेशंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो लेबर है स्पेशली इन वेस्ट बंगाल एंड बिहार, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैं जूट के बारे में बात करूं, जूट को उगाने के लिए 25 से 35 डिग्री के बीच का टेम्परेचर चाहिए होता है, अच्छी खासी रेनफॉल, और सॉइल भी एलुवियल चाहिए होती है। एलुवियल सॉइल भी ड्रेन्ड सॉइल होती है जो अपने आप में काफी ज्यादा अमाउंट होल्ड कर सकती है वाटर का। इंडिया सबसे टॉप में आता है, फॉलोड बाय बांग्लादेश एंड चाइना। ठीक है, टॉप में आते हैं। इंडिया पहली बात तो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं करता, हम प्रोड्यूस बेशक बेशक बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करते। रीजन कि अपनी इंडियन रिक्वायरमेंट, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। एक्सपोर्ट करने में टॉप करता है बांग्लादेश, और फिर आता है इंडिया। वर्सेटाइल गोल्डन फाइबर बहुत ज्यादा यूज है इसके, रोप्स, मैट्स, यार्न्स, कारपेट्स, आर्टिफैक्ट्स बनाने में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, जूट बोर्ड जिसके हेडक्वार्टर्स वेस्ट बंगाल में है, ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा। तो इसको अब नई टेक्नोलॉजी लेके आना, इसको नए तरीके से अपग्रेड करना ही इसका सबसे बड़ा एक सॉल्यूशन है। क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्डाइजेशन जूट बोर्ड ऑफ इंडिया को ही तय करने होंगे, और उन्हीं के तहत पूरा स्किल ट्रेनिंग और एनहांसमेंट करनी पड़ेगी। तो ये थे इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सरकार ने इसके लिए जूट पैकेजिंग मटेरियल्स करके भी स्टार्ट किया है ताकि जूट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। ठीक है, टेक्सटाइल मिशन इसके ऊपर काफी सारे स्टार्ट किए, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, जूट स्मार्ट करके स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और भी बहुत सारे फाइबर्स है जैसे कि सनहेम्प, रेमी, सीसल, फ्लैक्स, नीटल फाइबर, ये भी टेक्सटाइल्स बनाने में यूज किया जाता है। इनका यूज भी पेपर, टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट्स, रोप्स, ट्विग्स, इन सब से को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे कंप्लीट आर्टिकल्स। नाउ आप आज के हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के क्वेश्चन है हमारे कि आज के टाइम पे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं, सीनियर एडवोकेट्स को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा कुछ पढ़ेंगे। अब देखिए, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 11 विमेन लॉयर्स को सीनियर एडवोकेट प्रमोट किया। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि 11 फीमेल लॉयर्स एक साथ, मतलब अमाउंट ज्यादा है ना 11 का, तो 11 फीमेल लॉयर्स एक साथ यहाँ पर प्रमोट की गई हैं एज अ सीनियर एडवोकेट। ठीक है भाई, तो अब हम यहाँ पे ये एक तो ये वाला हो गया चीज। दूसरा, डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे सीजे आई हैं, उन्होंने यहाँ पर 56 लॉयर्स को अभी सीनियर एडवोकेट इंट्रोड्यूस करा है। सीनियर एडवोकेट्स जो है यहाँ पर अपना खुद का विज्ञापन करना, ग्राहकों से बातचीत करना, या मुकदमे के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों को संपर्क करने में यहाँ पर ये उनके पास इस चीज की परमिशन नहीं होती है। तो ये थे सीनियर एडवोकेट्स, ये काफी सारे हैं सीनियर एडवोकेट्स, आपको नाम सबके नहीं पढ़ने, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना, बस ये आपको सीनियर एडवोकेट्स का एक टॉपिक होता है, ये आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इसकी लिस्ट वगैरह नहीं। ऐसी एक पोजीशन होती है, वो चीज है। आप सीनियर एडवोकेट बनना है तो अभी उसकी एज जो है वो 45 ईयर्स कर दी गई है फिलहाल के आज के टाइम पे। तो उसकी नई गाइडलाइंस आई थी
तो वो आपको मैं बता रही हूँ। इसके लिए एडवोकेट एक्ट होता है जिसके तहत ये गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की गई थी। एज आपको पता होनी चाहिए। और सीजेआई जो है वो यहाँ पर अगर फिट समझते हैं आपको एज अ सीनियर एडवोकेट बनाने के लिए, तो वो आपको सीनियर एडवोकेट बना सकते हैं। दूसरा, आपको नॉलेज ऑफ लॉ होनी चाहिए। एडवोकेट का आपको पूरा एक कंसेंट होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, देन ही आपको एक ये चीज बनाई जा सकती है। ठीक है। इंडिया की पहली वुमेन सीनियर एडवोकेट जो थी वो थी इंदिरा जयसिंह। उन्होंने इसके ऊपर एक केस फाइल किया था, इंदिरा जयसिंह केस के नाम से वो फेमस है। वहां से सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट्स के ऊपर एक प्रॉपरली जो है एक एक्सपर्टीज वर्डिक्ट सब कुछ लागू किया था, जिसके तहत आज भी सीनियर एडवोकेट्स के एडवर्टाइज जो होते हैं ना, एक अपॉइंटमेंट, वो इंडिया में चलती है। ऐसे ही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, ये आप जानते हैं, ये बताता है कि एक देश में कितना अमाउंट में करप्शन होता है। तो अगर मैं बात करूं इस पूरे इंडेक्स की, ये 2023 के लिए रिलीज हुआ है। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंडिया की रैंक क्या है करप्शन के मामले में। ये जो पूरा एक रिपोर्ट होती है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करती है। 180 कंट्रीज की रैंकिंग बताई थी इन्होंने। अगर वो कंट्री को रैंक मिली है 0, मतलब वो जबरदस्त करप्ट है। अगर उस कंट्री को 100 रैंक मिले, दैट मीन्स वो सबसे क्लीन कंट्री है, जो कि ऑब्वियसली बात है, वैसा होता नहीं है। बहुत सी कंट्रीज यहाँ पर 50 से भी कम नंबर पे आई हैं। ठीक है, आउट ऑफ 100। डेनमार्क ने टॉप किया है, फिनलैंड ने टॉप किया है, न्यूजीलैंड ने टॉप किया है, जहां पर बहुत ही कम अमाउंट में करप्शन है। वही सबसे लास्ट में कौन आई है? सोमालिया, वेनेजुएला, साउथ सुडान, यमन, सीरिया, जहां पे करप्शन भरा ही पड़ा है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ही इतने ज्यादा होते हैं। इंडिया की रैंक आई है इसमें 93 आउट ऑफ 180, जो कि ऑब्वियसली बहुत अच्छी नहीं है। इंडिया का स्कोर आया है 40। ठीक है, 41 नहीं नहीं 40 आया, सॉरी। हाँ, इंडिया का स्कोर जो है 2023 में 39 आया है, और पहले 40 था, तो कुछ ज्यादा अच्छा तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रैंक है, आप इसको पढ़ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, किसने टॉप किया और इंडिया की रैंक क्या है, कितना स्कोर है, कौन रिलीज करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, इंडिया की रैंक क्या है। और अगर मैं बात करूं भाई कि पाकिस्तान और श्रीलंका की क्या सिचुएशन है, भाई इंडिया की तो अपने को पता चल गई, पर अपने पड़ोसियों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो भाई पाकिस्तान की रैंक हमसे भी बहुत पीछे आई है, 133। श्रीलंका की भी 115 आई है, तो कुछ खास तो है नहीं हमारे से। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए। बांग्लादेश की भी 149 है, तो काफी पीछे है। मतलब इंडिया अपने से नेबरिंग कंट्रीज में टॉप कर रहा है। ठीक है, मतलब कि कुछ ज्यादा अच्छी रैंक उनकी नहीं है, बट फिर भी बेटर है इंडिया की बाकियों से। चाइना हमसे आगे है रैंक में, 76 रैंक आई है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से याद रखिएगा इसके अंदर। बाकी आज का हमारा क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि लीगल प्रोफेशन में विमेन को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, और किसी भी प्रोफेशन में जेंडर रिप्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव किया जा सके, उसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है। वही कि जो एरिया है जहाँ पे काम किया जाता है वो काफी सर्वाइवेबल, एक्सप्लॉयटेशन के बिना, इस टाइप के एरियाज प्रोवाइड करके, ये सब फैक्ट्स आपको इसमें लिखने हैं। ये है हमारा आज का मेंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आप लोगों को कवर करने हैं। बाकी मिलते हैं सब लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।